इजरायली जर्नलिस्ट रेचल फिंक के ट्वीट से इस स्टोरी को शुरू करते हैं। उन्होंने 5 नवंबर को ट्वीट करके लिखा कि इजरायली नागरिक अपने देश को आग लगाने की बात कर रहे हैं। यह सुनकर किसी को भी अचरज हो सकता है। अचरज इसका कि इजरायली ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल एक तरफ अमेरिका अपना राष्ट्रपति चुन चुका है, वहीं दूसरी तरफ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को फायर कर दिया। दोनों के बीच कई बड़े मुद्दों पर असहमति थी। हालांकि एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से इजरायली नागरिक गैलेंट के साथ हैं और नेतन्याहू के खिलाफ। ऐसे में इस स्टोरी में बात करेंगे इसकी कि वो मुद्दा क्या है जिसकी वजह से इजरायली नागरिक सड़क पर उतर गए और अपने ही देश को आग लगाने की बात कर रहे हैं। इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से नेतन्याहू को अपने रक्षा मंत्री को फायर करना पड़ा। इस पर भी बात करेंगे कि गैलेंट को हटाकर किसे नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। और अंत में जाते जाते टच एंड गो में इस पर बात करेंगे कि ट्रंप जो कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उसका दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और शुरू करते हैं ये स्टोरी। लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बात आगे बढ़ाने के लिए वापस से लौटते हैं रेचल के ट्वीट पर। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि एंटी गवर्नमेंट ग्रुप द पिंक फ्रंट ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में नई जान फूंकते हुए एक बहुत बड़ा बयान दिया है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि अगर होस्टेज डील नहीं होती तो वो पूरे देश को आग लगा देंगे। इजरायली पत्रकारों का ट्विटर टाइमलाइन जो है वो इस तरीके के ट्वीट्स से भरा पड़ा है जिसमें लोग देश को आग लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसी बात इसलिए हो रही है क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया था तब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद शुरू हुआ होस्टेज क्राइसिस। इस क्राइसिस को लेकर नेतन्याहू का मानना है कि वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। उनके इस रुख की वजह से 2023 के अक्टूबर में शुरू हुए इजरायली हमले अभी तक जारी हैं। पहले इजराइल गाज़ा पट्टी पर हमले कर रहा था, बाद में ये हमले लेबनान से लेकर सीरिया और ईरान तक होने लगे। हालांकि इस बीच इजराइल काफ़ी सारे बंधक छुड़ाने में सक्सेसफुल रहा। ऐसे हमलों के बीच इजराइल के अमेरिका से लेकर यूरोप जैसे तमाम जो सपोर्टर्स हैं उनका मानना है कि अब सीज़ फायर हो जाना चाहिए। रक्षा मंत्री की कुर्सी गंवाने वाले गैलेंट का भी यही मानना था और नेतन्याहू और उनके बीच मतभेद का ये सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। गैलेंट की फायरिंग के बाद नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें अपने रक्षा मंत्री पर भरोसा नहीं था। हालांकि दोनों के बीच तनातनी का ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी जब एक बार नेतन्याहू ने गैलेंट को फायर करने की कोशिश की थी तो उनके देश में आग लग गई थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। गैलेंट को हटाकर नेतन्याहू ने अपने करीबी इजरायली कैट्स को नया रक्षा मंत्री बनाया है। इजरायली पत्रकारों का कहना है कि ऐसा करने से नेतन्याहू तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं और इजराइल की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर अपना एक छत्र जो उनकी पकड़ है अपनी उसको मजबूत कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैलेंट को पहली बार नहीं निकाला गया। इसके पहले मार्च 2023 में जब उन्होंने नेतन्याहू के जुडिशियल रिफॉर्म पॉलिसी का खुलेआम अपोजिशन किया था तब भी उन्हें निकालने का ऐलान किया गया था। हालांकि जनता के विरोध के बाद नेतन्याहू को अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा था। तब भी जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर कहा जा रहा था कि नेतन्याहू इजराइल के सबसे बड़े कोर्ट को अपनी कठपुतली बनाना चाहते हैं। तब भी गैलेंट के साथ देश की जनता खड़ी हो गई और ऐसा प्रेशर बना कि नेतन्याहू को अपने इस रिफॉर्म को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। हालांकि पिछली बार से अलग इस बार नेतन्याहू ने ऑफिशियल लेटर इशू करके गैलेंट को बाहर निकाला है। उनका ये आदेश 48 घंटों के अंदर लागू हो जाएगा। इन सब के बीच अपनी फायरिंग के बाद गैलेंट का कहना है कि उन्हें इजराइल के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से निशाना बनाया गया। अपने डिफेंस मिनिस्टर को हटाने वाला इजराइल इस समय ईरान और हिजबुल्लाह से सीधी जंग लड़ रहा है। हाल ही में गैलेंट की लीडरशिप में इजराइल ने सक्सेसफुली ईरान के ऊपर एक हमला एग्जीक्यूट किया था। लिकुड पार्टी से आने वाले गैलेंट ने गाज़ा पट्टी में मौजूद बाकी के बंधकों को वापस लाने के लिए इजराइल को सलाह दी थी कि उनको पेनफुल कंसेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी मत टूटे। जबकि लिकुड पार्टी के उनके साथी, मतलब दोनों एक ही पार्टी से हैं, नेतन्याहू बिल्कुल उनसे इत्तेफाक नहीं रखते।
अगर इसराइल में आग नहीं लगती तो इसराइल कैट्स देश के नए डिफेंस मिनिस्टर होंगे। हालांकि एक बार जाकर आपको इजरायली जो जर्नलिस्ट हैं उनकी ट्विटर टाइमलाइन खंगालनी चाहिए, क्योंकि वहाँ मौजूदा प्रदर्शन की तस्वीरें देखने के बाद लगता नहीं है कि नेतन्याहू के लिए पनघट की डगर इतनी आसान होगी, क्योंकि प्रदर्शनकारी इससे बहुत नाराज़ हैं कि कैट्स नेतन्याहू के पुराने साथी हैं और उनके हाँ में हाँ करने वालों में से एक हैं। वहीं इसके पहले विदेश मंत्री रह चुके कैट्स के पास मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं है, जैसा कि गैलेंट के पास था। इन सब के बीच एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट चुन लिया है। 47वें प्रेसिडेंट जो यूएस के बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप, जब उनको प्रेसिडेंसी मिलेगी तो वेस्ट एशिया में जो अभी जंग चल रही है, जिसमें इजराइल इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है, लेबनान इन्वॉल्व है, ये पूरा जो ये डायनेमिक्स है इसके बदलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इजराइल को लेकर कई बड़े फैसले किए थे। वो जो ऑक्यूपाइड स्पेसेस हैं उसको वैलिडिटी देने के पक्षधर हैं, वो इजराइल की राजधानी बदलने के पक्षधर हैं। ईरान को लेकर जो उनका स्टैंड रहा है उसकी वजह से इस बात की आशंका है कि जब डोनाल्ड ट्रंप फॉर्मली प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो वेस्ट एशिया में जो तनाव है ऐसा हो सकता है कि वो और इंटेंसिफाइड हो जाए। ऐसे में पहले से 1 साल से लंबे समय से चौतरफा युद्ध में लगे इजराइल के लिए एक और वॉर फ्रंट खुल गया है, और ये वॉर फ्रंट कहीं और नहीं बल्कि अपने घर में खुला है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि ये पूरा मामला आपको किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ऐसे ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।